guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आईएएस की PT 365 जो कि पॉलिटी की है 2021 के लिए, उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 6 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से जो कहता है इंटर स्टेट काउंसिल। समझते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का टॉपिक न्यूज में क्यों रहा है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है बच्चों कि इंटर स्टेट काउंसिल को फिर से कॉन्स्टिट्यूट मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया है। अब देखते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कि किस तरह से सेटअप हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस चार्ट को देखिए स्क्रीन के ऊपर, देखिए हाउ टू सेटअप। इसे रिकमेंड किसने किया था? रिकमेंड किया था बच्चों सरकारिया कमीशन ने, और सेटअप करी गई थी बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये 1990 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसे सेटअप किया गया था, और आर्टिकल नंबर 263 प्रोवाइड करता है इसको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है आर्टिकल नंबर 263। अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन होता है। देखिए फीचर्स देखें तो ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, मतलब ये सिर्फ रिकमेंड करती है सेंटर को, और सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं, मतलब सेंटर के बीच में और कोई स्टेट या स्टेट्स के बीच में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ, या एक या दूसरी आपस में स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो ये रिकमेंड करती है उस मैटर पे। साथ में ये कोऑर्डिनेशन जो है बढ़ाती है, मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो उसको लेके काफ़ी कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगी कि चलिए ठीक है एक काम करते हैं, इस मुद्दे पे आ जाते हैं, ख़त्म करते हैं ना, ये काम कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये इस बात में रिकमेंडेशन दे सकती है। उसके साथ यहाँ पे नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बच्चों। अब बात आती है इसके कॉम्पोजिशन की, तो देखिए इसके चेयरमैन होते हैं पीएम, मतलब हमारे प्रधानमंत्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखें तो जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, मतलब ऐसी स्टेट्स या यूटीज जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यूनियन टेरिटरीज के हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए, एक बार और क्लियरली समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर्स उन सारी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स उन यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, जिसमें कि होम मिनिस्टर भी होते हैं जिसे नॉमिनेट करा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल में देखिए चेयर करी जाती है ये होम मिनिस्टर के द्वारा, और इसके अंदर 5 आपको कैबिनेट मिनिस्टर मिलेंगे और 9 जो है वो चीफ मिनिस्टर्स मिलेंगे। तो इतना कॉम्पोजिशन हो गया इसका। अब देखिए अमेंडमेंट जो हुआ था इस 1990 वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, वो देखिए क्या हुआ था। वो अमेंडमेंट ये हुआ था कि भाई गवर्नर कैन अटेंड इन केस स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल। अब मान लीजिए स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर चल रही है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ स्टेट में, तो गवर्नर यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं इसको। उसके साथ जो नॉमिनेशन है बाय चेयरमैन ऑफ द परमानेंट इन्विटीज फ्रॉम अमंग्स अदर यूनियन मिनिस्ट्रीज, तो ऐसे नॉमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों अमेंडमेंट यहाँ पे करे गए। बात आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में जानेंगे बच्चों। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, और ये डिस्प्यूट ये करीब 7000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए हुआ था, जो कि आपका महाराष्ट्र के बॉर्डर और कर्नाटका के बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आ रही थी? इसमें डिस्ट्रिक्ट आ रही थी बेलागवी, ठीक है, उसके साथ उत्तरा कन्नड़, उसके साथ बिदार और गुलबर्गा वगैरह ऐसी डिस्ट्रिक्ट इस एरिया के अंदर आ रही थी। उसके साथ देखिए अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या था आखिरकार इस डिस्प्यूट को, स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो जाता है उसके रिजॉल्व करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या मैकेनिज्म है यहाँ समझिए। आर्टिकल नंबर जो 3 है हमारे संविधान का, वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप न्यू स्टेट को बना सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो पहले से स्टेट्स हैं, उनके एरिया को, उनकी बाउंड्री को या उनके नाम को भी बदल सकते हो। तो ये हमें आर्टिकल नंबर 3 पावर देता है पार्लियामेंट को, ये हमने पढ़ा ही है कई बार।
साथ में आर्टिकल नंबर 131 जो है वो कन्फर करता है अपॉन सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन देता है टू डील विद सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। समझे, आर्टिकल नंबर 131 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पावर देगा सुप्रीम कोर्ट को, पूरा एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इसका होता है कि ये सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट को डील करेगा सुप्रीम कोर्ट। और इसी के यहाँ पे देखें तो 2004 की बात है, 2004 में महाराष्ट्र की जो सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी अपने इस डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 263 बच्चा जो है वो इंटरेस्ट करता है प्रेसिडेंट को कि आप एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, जो एडवाइस देगी, ऐसी काउंसिल एडवाइस देगी कि किस तरीके से हम इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है, जो दिक्कत है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इंटर स्टेट काउंसिल की कुछ कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे में। पहले तो जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। देखिए, रिसेंटली एक असेसमेंट रिपोर्ट जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेके है, उसे रिलीज करा गया है जॉइंटली, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसे हम लोग IFC बोलते हैं, उसके द्वारा, साथ में सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा, ठीक है, किसी द्वारा किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा। तो इन दोनों ने मिलकर एक असेसमेंट जो है रिपोर्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को रिलीज करा है। अब जानते हैं कि आखिरकार ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये होता क्या है। देखिए, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 की जनवरी में। किस लिए? ताकि जो भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उनका इम्प्रूवमेंट और तेजी से बढ़ाया जा सके, ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारी देश की, हमारी कंट्री की, वहाँ पे, ठीक है। अभी की बात अगर हम बच्चों करें तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा गया है करीब 112, मतलब 112 जो इंडिया की 739 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 112 डिस्ट्रिक्ट में इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा गया है, जिसमें आपका 35 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से वो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है ना। और ये पूरे ऐसे देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ये सब होता है। अब देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो ड्रिवन है बाय द कुछ फॉलोइंग आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ हैं जिसके जो है बेसिस पे ये प्रोग्राम जो है चल रहा है, जो हमें ये आइडियाज़ एक सिग्नल देते हैं कि हमें शिफ्ट करने की जो भी अप्रोच है, सरकार की अप्रोच है, वो किस तरीके से शिफ्ट होती है, यहाँ समझते हैं। पहला तो ये मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ सक्सेस, ठीक है, इकोनॉमिक मेजर ऑफ सक्सेस से थोड़ा हम आगे बढ़े। दूसरी बात, इनेबलिंग इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट। तीसरी बात कि ड्राइविंग चेंज थ्रू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से, कि भैया सारी स्टेट्स आपस में मिलके भी काम करें सेंटर के साथ, और साथ में जो भी हो कि आपस में भी कंपटीशन रखें ताकि एक दूसरे की स्टेट जो है वो अपने आप को ऊपर करती जाए और इससे डेवलपमेंट ओवरऑल हो जाए। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे सीधा फोकस डालता है प्रैक्टिकल और मेजरेबल सोशल प्रोग्रेस आउटकम्स पे, 6 मेन थीम्स पे, 6 मेन थीम्स पे, जो डायरेक्टली हमारे ये जो 6 मेन थीम्स हैं वो डायरेक्टली सिटीजन्स की लाइफ को या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। आइए समझाते हैं कौन कौन से 6 मेन थीम्स हैं। पहला तो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये 30% ये हो गया। एजुकेशन हो गया 30%। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज हो गया 20%। उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया 5%, स्किल डेवलपमेंट हो गया 5%, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 10%। तो इतना कुछ मिला के सब कुछ ये सारे थीम्स हो गए, तो इस पे ये फोकस डालता है। अब देखिए, ये जो इसके बाद देखें, इसको और ज़्यादा डिवाइड करा गया है, इसको 49 इंडिकेटर्स में और ब्रोक डाउन किया गया है। देखते हैं जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे 3 कोर प्रिंसिपल पे काम करता है, जो 3 कोर प्रिंसिपल उस पर काम करता है, ठीक है। जो 3 C's अप्रोच है इनकी, समझिए 3 C's अप्रोच क्या है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्या क्या है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। अब कन्वर्जेंस में क्या है, ये अमंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। उसके बाद कोलैबोरेशन पे बात करें तो भैया सिटीजन्स और फंक्शनरीज जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट टीम्स वगैरह सब कुछ आती हैं, तो ये कोलैबोरेशन हो। और कंपटीशन, कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंपटीशन हो। एक कहीं पे भी जो कंपटीशन होता है तो हमेशा वहाँ की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से अच्छा करने के चक्कर में लोग अच्छा अच्छा करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा इस प्रोग्राम का समझते हैं।
देखिए सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग के पास यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम को एंकर करेगी, देखेगी, और जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो देखेंगी डिस्ट्रिक्ट आखिरकार किस लेवल से यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है। दूसरी बात करें तो स्टेट की गवर्नमेंट जो है, राज्य की सरकारें, ये मेन ड्राइवर्स होंगी इस चेंज की, मेन बदलाव यही लाएंगी। और हर एक जो स्टेट है इन्होंने यहाँ पे कमेटी बनाई है अपने जो है रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीज के अंदर, और ये कमेटी यहाँ पे इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेगी और साथ में इन प्रोग्राम्स को ट्रैक भी करेगी कैसे क्या चल रहे हैं। तीसरी बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होगा। कौन होगा? सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होगा, जिसकी रैंक बच्चों एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी की होगी, और इनको अपॉइंट करा जाएगा ताकि जो भी ये देखें उस लोकल लेवल पे देखें क्या इन्होंने फाइंड करा है, क्या जो भी इनको पता चलता है कितना इंप्रूवमेंट है, क्या है क्या नहीं है, इस बारे में फीडबैक देंगे या अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर नीति आयोग ने एक डेल्टा रैंकिंग को भी रिलीज करा है। डेल्टा देखिए यहाँ पे जो नदियां बनाती है ना, डेल्टा, तो डेल्टा रैंकिंग को भी रिलीज करा है जो डिस्ट्रिक्ट को रैंक करेगा इनके मंथली इंप्रूवमेंट के बेसिस पे कि जो है डिस्ट्रिक्ट मंथली कितना इंप्रूव कर रही है। और ये इंप्रूवमेंट जो उन्होंने अचीव करी है 6 मेन फोकस एरियाज पे, जो 6 एरिया मैंने आपको ऊपर बताया, तो उसमें कितना इंप्रूव करा है इस बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, थ्रू द चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड। ये चैंपियंस ऑफ चेंज एक डैशबोर्ड है, ये आपका ऑनलाइन डैशबोर्ड रहेगा, इसके बेसिस पे काम होगा। अब देखिए इसमें थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसको लेके। जैसे कि मैंने बताया कि असेसमेंट रिपोर्ट जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की है, इसे जॉइंटली 2 बॉडी के द्वारा रिलीज करा गया था। एक बॉडी क्या थी? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, और दूसरी बॉडी क्या थी? सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है इसके बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए ये जो इंडिया का है ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के अंदर सेंटर्ड है, और ये पूरी तरह से क्या करता है कि एनलार्ज और पर्पसफुल डिससेमिनेट करता है, डिससेमिनेटिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज ऑन कंपटीशन एंड स्ट्रेटजी को लेके, कि स्ट्रेटजी क्या ले, कैसे भी यहाँ पे रिसर्च नॉलेज को लेके पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और ये कह लीजिए आप नॉलेज पार्टनर भी है हमारे नीति आयोग का, है ना। ये रहा है नॉलेज पार्टनर नीति आयोग का, जो अभी इन्होंने रिलीज करा है ना 2019 में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 3, है ना, तो इसका ये नॉलेज पार्टनर रहा है। और दूसरी जो बॉडी है सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, ये एक यूनाइटेड स्टेट बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को पब्लिश करती है। जो क्या करता है, ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है ये मेजर करता है कि किस हद तक कंट्रीज ने यहाँ पे सोशल और इन्वायरमेंटल जो कि उनकी ज़रूरतें हैं सिटीजन्स की, उन्हें पूरा किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये बात कर ली, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this you can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS, and if you want to go for one daily question on reel, you can follow us on Instagram. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.